हेलो चार सर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने लगभग हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर ही ली होगी, क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। तो उसी की सीरीज में मैं आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसमें आपके सॉल्यूशन भी साथ में रहेंगे, यानी आंसर क्वेश्चन भी रहेगा साथ में आंसर भी। तो क्वेश्चन हम देखते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और जो आपका आंसर आएगा वो आपने वीडियो रोक करके या फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आपका आता है निबंध। तो निबंध कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जीवन में खेलकूद की आवश्यकता और स्वरूप अथवा स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। तो यह पहला आपका निबंध है, इसको आपने अच्छे से देखना है। और नीचे इसका आपको आंसर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसको आराम से देख लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, सिंपल आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी आईडी है कंबोज सर नाम से इंस्टा पर। ठीक है, सिर्फ आपने कंबोज सर टाइप करना है, आपके सामने हमारी इंस्टा आईडी आ जाएगी, और जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको क्लियर करना है, वो आप इजिली वहाँ पर पूछ सकते हैं। और देखो हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो थोड़ा-सा प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके देना है, ठीक है? ताकि हम और आगे ही ऐसे आप लोगों के लिए जो मेन एग्ज़ाम होगा उसकी भी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करा पाएँ। तो करते हैं, देखो आगे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो पहला स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। तो इसके आपने प्रस्तावना, फिर स्वास्थ्य जीवन का आधार, वीडियो रोक करके आप आराम से पढ़ लेंगे। शिक्षा तथा खेलकूद, और उसके बाद फिर देखो अगर आपको पहले तो आपने इसको सिंपली एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? बाकी लिखना तो आपने ये अपनी तरफ से बना कर किए। अगला पॉइंट आप देख पा रहे हैं इसमें खेलकूद के विविध रूप, ठीक है? यहाँ पे एक-एक पॉइंट को मैं पूरा आपको डिटेल से दिखा रहा हूँ, ताकि कुछ भी आप एग्जाम में छोड़ ना पाएँ। फिर है शिक्षा में खेलकूद का महत्व, इसको आपने देख लेना है, पूरा डिटेल में आपको ये निबंध दिया गया है, ठीक है? पहले एक बार इसको पढ़ लेंगे, बाकी बना करके आप खुद से लिखेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद फिर शिक्षा और खेलकूद में संतुलन, फिर लास्ट में उपसंहार आ जाएगा। तो ये पूरा एक निबंध था, इसमें से आपने मेन-मेन 250 शब्द उठा लेने हैं। फिर अगला जो टॉपिक है वह है परपीड़ा सम नहीं अधमाई, या फिर आतंकवाद समस्या और समाधान। इस पर आपने देख लेना। देखो सबसे पहले प्रस्तावना है, फिर आतंकवाद क्या है वो आपने बता दिया, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा नीचे आतंकवाद क्या है, आतंकवाद तथा देश का अहित। फिर अगला इसके अंदर देखो आपने पूरे डिटेल से पढ़ लेना है। नेक्स्ट फिर आगे देख लेते हैं टॉपिक जो आपको दे रखे हैं, और क्वेश्चन में टॉपिक आपको मिल जाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इस पूरे निबंध को लिखना है। ठीक हो गया? अगला है आपका भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। मेन है, आप यहाँ पे टॉपिक देखते जाएं, इनको आपने देख लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ से पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली क्या करेंगे, लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड करके इसको इजिली आप ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से मिलेगी आपको। ये पूरा आपका है भ्रष्टाचार पर निबंध, तो आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक देखने को मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला है राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। ठीक है, एक इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। 3 से 4 निबंध हैं, इनमें से आपका एक ना एक आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका भी पूरा आपने यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेना है। प्रस्तावना है, फिर उसके बाद विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य आप देख लेंगे, फिर है विद्यार्थी और राजनीति, और फिर उसके बाद है आज का विद्यार्थी, और उसके बाद लास्ट आपका उपसंहार आ जाएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ लें। फिर उसके बाद आ जाता है जो आपका संचार माध्यम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जनसंचार से रिलेटेड वो है आपका अखबार जगत को उल्टा पिरामिड को परिभाषित कीजिए, फिर रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है, फिर श्रव्य संचार माध्यम का एक उदाहरण दीजिए, फिर समाचार का अर्थ बताइए, खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। ये लगभग 5 क्वेश्चन है जो आपके हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। उल्टा पिरामिड आपने यहाँ से पढ़ लेना है, फिर रेडियो किस प्रकार का माध्यम वो आप पढ़ लेंगे, फिर टेलीविजन से रिलेटेड है, फिर समाचार का अर्थ, फिर लास्ट आपका 5वां था खोजी पत्रकारिता। इन पांचों को पढ़ लेना है। फिर अगले जो प्रश्न है वह है किन्हीं 2 मासिक पत्रिकाओं का नाम लिखिए। तो एक है आपका कादम्बिनी, दिनमान और चंपक नंदन। ठीक है, 4 है, 4 में से कोई भी आपने 2 लिखने हैं। फिर है पाक्षिक समाचार पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। अब पाक्षिक समाचार पत्र कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, एक पक्ष में 2 बार निकलने वाले पत्र को क्या कहते हैं, पाक्षिक समाचार पत्र कहते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद बात करें नेक्स्ट, अगला है लाइव टेलीकास्ट किसे कहते हैं। तो किसी घटना को घटना स्थल से संग्रहित करके सीधे दर्शकों तक पहुंचाने क्या कहलाता है, लाइव टेलीकास्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है विश्व में मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये गोवा से हुई है। फिर है संपादकीय से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से आपने संपादकीय पढ़ लेना है। फिर है हिंदी भाषा में प्रकाशित 2 प्रमुख समाचार पत्र, हिंदुस्तान हो जाएगा और नवभारत टाइम्स। फिर है किन्हीं 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्र, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले किसी अंग्रेजी दैनिक का नाम बताना है। फिर ब्रेकिंग न्यूज का आशय क्या है, विज्ञापन की परिभाषा, किन्हीं 2 जनसंचार माध्यम का नाम उल्लेख कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर लाइन से दिए हुए हैं, तो आराम से यहाँ से आपने इनको याद कर लेना है। फिर उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रतिवेदन या रिपोर्ट क्या है। यहाँ पर आपने प्रतिवेदन का पूरा आंसर पढ़ लेना है। फिर है नीचे आपका प्रतिवेदन का प्रकार,
फिर इसके गुण आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका देखो एक लेख लिखने के लिए आ जाता है, वो है समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी अथवा समाचार पत्रों का विद्रोह। विषय पर लगभग 150 शब्दों में एक आलेख तैयार करना है। या फिर अथवा करके आपको यही दूसरे रूप में दे सकते हैं, प्रिंट मीडिया जन चेतना का आधार है, ये आपको बताना है। तो इसको आपने पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है कोचिंग ट्यूशन के लिए विद्यार्थियों की भागदौड़। विषय पर 150 शब्दों में अपने अनुभवों के आधार पर एक आलेख तैयार कीजिए। पैराग्राफ टाइप आपको बनाना है, तो यहाँ पर आप पूरा पहले इसको पढ़ लेना है, ठीक है अच्छे से। अब अगला जिससे स्टार्ट होता है वो आपका काव्य खंड से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसका आंसर आपने पढ़ लेना है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह निर्भर गति से चलता रहता है। तो एक इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, दिन ढलने के साथ साथ आयु बढ़ती जाती है, अपने कार्य को जल्दी जल्दी पूरा कर ले अन्यथा कार्य अधूरे ही रह जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, पतंग कविता के केंद्रीय भाव पर संक्षिप्त में लिखिए अथवा फिर पतंग शीर्षक कविता की विषय वस्तु का निरूपण कीजिए। तो आपने आंसर यहाँ से पढ़ लेना है। देखो मैंने आपको टॉप 30 क्वेश्चन पहुंचाना, टॉप 30 नीचे अगर आपने नोट्स बना रखे तो आप वहां से पढ़ लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से ही इनके आंसर याद कर लेंगे। अगला है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो ये आपने कविता अगर बहुत अच्छे से पढ़ रखी तो इसमें आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। तो इसमें देखो लिखा है, दूरदर्शन वालों की अवधारणा है कि हम शक्तिवान हैं, समर्थवान हैं, हम जिसे चाहें ऊपर उठा सकते हैं, प्रतिष्ठित कर सकते हैं, जिसे चाहें नीचे गिरा सकते हैं, रसातल में पहुंचा सकते हैं, बेचारे दुर्बल अपाहिज की तो बात ही क्या है, जिसे चाहें जैसे उंगलियों पर नचा सकते हैं। दूरदर्शन की इसी निरंकुशता निरंकुशता और मिथ्याभिमान पर व्यंग किया गया है। अगला है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। या फिर बादल राग कविता के बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है, ये आप यहाँ पर पूरा देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, राम की कृपा का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है और कहाँ कहाँ दिखाई देती है उनकी दया दृष्टि। आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के बिना अपने जीवन की तुलना किससे और किस रूप में करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार पंखहीन पक्षी मणि बिना सर्प, सूंड बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार भाई लक्ष्मण के बिना मेरी गति हो गई। अगला है, कवितावली में उद्धंत छंदों के आधार पर स्पष्ट करे कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ। सर आपने यहाँ पर वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। फिर अगला प्रश्न, भातृ शोक में राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति की रचा है, क्या आप इससे सहमत है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। या फिर लक्ष्मण मूर्छा के अवसर पर राम की मनोदशा का चित्रण, ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका खुद का पर्दा खोलने का क्या आशय है। व्यक्ति दूसरों के दोषों का वर्णन करते समय भूल जाता है कि उसका भी स्वयं का कोई दोषपूर्ण अध्याय होगा जो दूसरों के सामने स्वयं ही आ जाएगा। लोग उसके प्रति अच्छी धारणा नहीं बनाएंगे और इस प्रकार हमारी पोल स्वयं खुल जाएगी। तो अब दोबारा बच्चों आप लोगों से कह रहा हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ है। या फिर छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत क्यों मान रहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। तो भक्तिन का वास्तविक जो नाम था वो लक्ष्मी था, यह उसके माता पिता का दिया नाम। ठीक है, तो उसको आपने आंसर पढ़ लेना है। कहानी जिन लोगों ने पढ़ रखी तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मन खाली होना और मन का भरा होना ग्राहक की किस मनोदशा की ओर संकेत करता है। मन खाली होना और मन का भरा होना ग्राहक की किस मनोदशा की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको हटा देना है। मन खाली होना, मन में सिंपल आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मन खाली होना मन में विचारों का ना आना। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। अगला है, बाजारवाद का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बाजारवाद ने व्यक्तिगत संबंधों को समाप्त कर दिया है, अब केवल ग्राहक और बेचने वाले के ही संबंध रह गए हैं। अब कपट बढ़ता है, आपस का सद्भाव घटता है, आपस में भाई भाई और पड़ोसी की तरह रह ही नहीं पाए, ऐसे में कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार। अगला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य को क्या क्या असर पड़ता है। आंसर आप नीचे देख पा रहे हैं।
जब तक बाजार का असर रहता है तो बहुत खरीदारी करते हैं और जैसे नशा उतरता है तो फिर हम उसको पछताते हैं कि हमने ये सब। अगला प्रश्न है, पानी बरसने पर भी गगरी फूटी ही रह जाती है और बैल प्यासे ही रह जाते, ऐसा क्यों हो जाता है? क्वेश्चन मेन आपने देख लिया है, उसका आंसर आप यहाँ से पढ़ लेंगे, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं वहां से आप देखिए। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में इंद्रसेना को मैडक मंडली क्यों कहा गया है? संक्षेप में उसके क्रियाकलाप बताइए। तो हमें थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना है, ऐसा इसका पूरा आंसर पढ़ लीजिए। अगला है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुटने को आपने छोड़ देना है। ये तो अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, बट एग्जाम में नहीं है। अनाशक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय से आप क्या समझते हैं? वह हृदय जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ गया है, वह हृदय जिसमें स्वच्छ विचारों का ही समावेश होता है, वह हृदय जो तेरा मेरा के द्वंद से अलग हो गया। फिर है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो यहाँ पर इसका आंसर है, आप अच्छे से इसको वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है, सर्वग्राही काल की मार से बचते हुए वही दीर्घजीवी हो सकता है जिसने परिवार में जड़ता छोड़कर नित्य बदल रही स्थितियों में निरंतर गतिशीलता बनाए रखी है। पाठ के आधार पर स्पष्ट की। आंसर आप यहाँ से पढ़ेंगे। अगला है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के भी करके क्या तर्क है? तो क्या तर्क है वो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू तेजी से बदलते समाज के अनुरूप अपने को नहीं ढाल सके, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका दूसरी बुक से क्वेश्चन है, तो इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ना। लॉन्ग में आपका 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथन है कि किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषण को उजागर करता है। आपने इसको पढ़ लेना है। फिर है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? ये भी आपका लॉन्ग में ही आएगा अगर आया तो। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बाकी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालें। तो पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आपने अच्छे से तैयार कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। सॉरी, अगला क्या है, लास्ट, ये है आपका लास्ट ही प्रश्न था। तो जितने आपने क्वेश्चन देखे ये सारे आपके टॉप 30 क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इन्हीं को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये मान के चलिए, अब बाकी जो अगर आपका संस्कृत वाला पोर्शन भी आपके एग्जाम में है, तो उसमें आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। वो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको क्वेश्चन पेपर के ही खाली संस्कृत के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तो आपको कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बाकी ये कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाना है, composer.com। हाफ ईयरली वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, वहां से आपको ये टॉप 30 क्वेश्चन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए दूसरे सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना।